आप लोग माइक काम नहीं करते क्या? आप लोग के माइक काम नहीं करते क्या? करता है सर। हाँ जी, आप मेरे को कुछ रिस्पॉन्स देगा? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो माय नेम इज महेश कोहली, जैसा कि आप नाम में पढ़ पा रहे होंगे। बायोकूल महेश कोहली, एक्चुअली बायोकूल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम माय चैनल। वेल, माय नेम इज महेश कोहली। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी में आपके दो पार्ट्स है, बॉटनी एंड जुओलॉजी। बॉटनी की क्लास हो गई आपकी? नो सर। सर हाँ, एक बात ठीक है, बॉटनी की क्लास नहीं हुई आपका, तो आपकी ये पहली बायोलॉजी की क्लास है। यस सर। आप यस सर। ठीक, बायोलॉजी आपको आज तक तो पढ़ाई गई है एक ही पार्ट में, यहाँ दो पार्ट में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी 180 मार्क्स कैरी करता है आपके नीट के लिए। ऑलमोस्ट 50-50% वेटेज होता है, 50% बॉटनी है, 50% जूलॉजी है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो 50% वेटेज मतलब 90 मार्क्स फॉर जूलॉजी एंड 90 मार्क्स फॉर बॉटनी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दो तीन चीजें एकदम क्लियर कर देता हूँ कि मेरी क्लास में जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो माई वे ऑफ टीचिंग इज टू वे टीचिंग। आई डोंट टीच वन वे, मुझे पसंद नहीं है वन वे पढ़ाना। आप समझ जाएंगे टाइम के साथ कि मुझे टू वे टीचिंग पसंद है। तो जब भी मैं कुछ पूछूंगा तो आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता किससे रिस्पॉन्स आ रहा है, who is responding, that does not matter. What matters is that any one of you is responding, someone is responding. Okay, so make sure that whenever I ask you something, you have to respond. Second thing I would like to tell you is that you are students, okay, and I'm the teacher. We have a little difference in us. A slight difference is that I know a subject, मेरे को zoology आती, थोड़ी सी ज्यादा आती तुमसे। तो आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह का भी कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, पढ़ते वक्त आपको डाउट आ सकते हैं। अगर आपको बेसिक सा भी डाउट है ना, मान लो कि क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसको ये भी नहीं पता कि सेल क्या है, लेट्स से बहुत ही बेसिक सा डाउट है, सेल भी नहीं मालूम, ठीक है, आप स्टूडेंट से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं है, ठीक है, या आपको कोई चीज बैकग्राउंड में पता नहीं है, तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझसे पूछ लीजिएगा कि जो भी आपको पूछना हो, ठीक है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा आपके आपके ज्यादा डाउट्स पे। तो ध्यान रखिए कि कोई जेन्युइनली डाउट हो तो ही पूछें आप। जस्ट फॉर टाइम पास आप चीजें ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़रा। ये हमारा ये बैच ऑलरेडी ऑलमोस्ट सितंबर शुरू होने वाला और ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो वी आर ऑलरेडी लेट, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, आपको पता है। अनदर बैच फॉर क्लास 11, एंड तो जो अर्ली बैचेस हैं वो ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुके हैं, और दे आर अबाउट टू कंप्लीट वन फेज। अब और आपका फेज शुरू हो रहा है, तो मैं आपको पहले क्लियर बता दूं कि वी वोंट बी हैविंग प्रीटी मच टाइम। तो मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको बहुत ज्यादा आपके डाउट्स में टाइम दे सकूँ, लेकिन यस, हम चीजें कवर अप करेंगे, थोड़ी ज्यादा क्लासेस करके, जैसे मर्जी करके, और अच्छे से कवर करेंगे जितना कवर करेंगे। तो ये हुई दो चीजें। तीसरी चीज, अगर मैं किसी से कुछ पूछता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क समथिंग रैंडमली, कोई भी एक आंसर दे दे, और ये बेसिक से एटिकेट्स है कि अगर एक का माइक खुला है और एक जना आंसर दे रहा है तो दूसरा चुप कर जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे चार माइक ओपन होंगे, चार तरीके की डिस्टर्बेंस आएगी, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। तो याद रखो कि ये ऑनलाइन क्लास, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है जहाँ पे चार लोगों ने इकट्ठे बोला मैंने चारों की सुन ली। इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ मैं एक ही की सुन सकता हूँ, इसलिए अगर एक का माइक खुला है तो बाकी का बंद रहेगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने माइक ऑन किया, बोला, बोलने के बाद माइक बंद किया तुरंत, ठीक है। तो आपका माइक तब भी ऑन रहेगा जब आप बोल रहे हो, जब नहीं बोल रहे हैं माइक बंद, ठीक है।
दूसरी चीज, आप मुझे पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको डाउट आ रहा है आप नोट कर लो, मैं हर चीज पढ़ाने के बाद पूछूंगा इज देयर एनी डाउट, तब आपके जो भी डाउट है आप एनलिस्ट कर लो। एक और चीज, आप अपने ये हवा में नहीं पढ़ेंगे, नोट्स कॉपी खोलेंगे, नोट्स कॉपी खोल के उसमें नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाना साथ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट थिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा वही आपको कराया। ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो भी वो हो गया, मैंने बोल दिया तो भी वो हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मैंने करा दिया, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी मैंने करा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो ही वो इम्पोर्टेंट है तो ही मैंने कराना है। आपने आपके हाथ चलते रहने चाहिए। आपको लगता है कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता था, नई चीज है, आप उसे नोट डाउन कीजिए, चाहे मैं उसे लिख रहा हूँ चाहे मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो छोटे बच्चे नहीं है आप। अब आपने 10th पास कर लिया, यू आर नाउ 10 से 11 का ट्रांजिशन बहुत बड़ा होता है। 10th तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं है। दैट्स, अगर मैं बात करूँ, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ाई आपकी अब 11th में शुरू होगी और आप लोग पढ़ भी रहोगे तो स्कूल में आपको एहसास हो गया होगा कि 10th से काफी डिफरेंट है 11th। ठीक है, तो आप सीरियस रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ही काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक चीज और, आई एम नॉट दैट स्टबर्न काइंड कि मैंने आपको एक बात बोल दी कि मैंने बोला कि देखो ये सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, मान ले फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, सन इज राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, मान लेते हैं आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसी चीजें हो रही हैं, तो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन मी ऑन एनीथिंग लॉजिकल। आपको लगता है कि नहीं सन ईस्ट से राइज नहीं करता, आपको इनफ रीजन चाहिए, आपको इनफ चीजें चाहिए उस चीज को मानने के लिए, तो आप मुझे कह सकते हैं। मतलब मैं आप पे कॉन्सेप्ट थोपने वाला नहीं हूँ। आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने कुछ और पढ़ा है वो ऐसा होना चाहिए, तो यस यू कैन आस्क। आपको जब तक अंदर सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैंने बताया है वो सही है, तब तक आप ना माने। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू विद मी, आई एम नॉट दैट दोर काइंड ऑफ टीचर कि नहीं लिख लो इसको ऐसे ही होता है, कहानी खत्म। नो, आपको लगता है कि इसमें आर्ग्यूमेंट का स्कोप है, आपको नहीं समझ में, आपको नहीं मन, आपका नहीं मन मार रहा है इस बात को मानने के लिए, तो यस यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू विद मी, बट रिमेम्बर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इट्स मी हु इज द टीचर एंड इट्स यू हु इज द स्टूडेंट। तो फाइनल कॉल हमेशा मेरा होगा। और बहुत ही छोटी सी लाइन होती है ये, बहुत, ये चौक चौक तो फिर भी बड़ा है, इससे भी बहुत छोटी लाइन होती है। मान लो कि ये है मजाक इस तरफ और इस तरफ बदतमीजी, इधर रहता है मजाक इधर रहता है बदतमीजी, दोनों में बड़ी ही फेंट लाइन होती है, नजर भी नहीं आती। लेकिन आपको ध्यान रखनी है, आपके मजाक से मुझे इशू नहीं है, हालांकि आप ज्यादा कर भी नहीं सकते, आप तो ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन में तो चल भी कर सकते हैं, स्टिल आपके मजाक और आर्ग्यूमेंट्स इस तरफ और बदतमीजी इस तरफ, तो गलती से भी आप ये लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, दिख रही है आपको ये वाली लाइन, जिसमें इस तरफ आपके डाउट्स हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपका मजाक है, आपका स्टूडेंट होना है, और इसके इस तरफ जरा सा एक्स्ट्रा हुए वो बदतमीजी की लाइन पे पहुंच जाएगा। तो उसका ध्यान रखना कि आपके आर्ग्यूमेंट्स या आपका मजाक, आपका डाउट डज नॉट कन्वर्ट इनटू एन इंसल्ट। हालांकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, ठीक है, आज तक कोई कर नहीं पाया वैसे, तो आप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज आई डोंट अलाउ दैट। तो इतनी छोटी सी बात है, तो आपका एक ही काम है, जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, और एक बात और ध्यान से सुन लो, दिस इज फॉर द रिकॉर्ड्स, कि अगर आपने 2 साल, आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 2 साल मुझसे पढ़ कर गया हो कंटिन्यूसली, 1 ईयर 2 ईयर, जो 2 साल मुझसे कंटिन्यूसली पढ़ के गया हो और पढ़ने के बाद जब वो नीट का एग्जाम देकर आया हो तो उसने ये कहा हो कि ये वाला पॉइंट या ये वाला क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ देते, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन बहुत बाहर से आते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन सिलेबस से आ रहे हैं या बुक्स में दिए हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टूडेंट आके बोला कि यार ये 2 क्वेश्चन सर ने शायद कभी क्लास में नहीं बताया था, या ये वाला कॉन्सेप्ट शायद सर ने क्लास में नहीं बताया था। मतलब आपके 95%, 5% उन 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, आपके नीट के
95% चीजें जो या कॉन्सेप्ट जो आप जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ या डीपीपी से या टेस्ट से डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर मेरी क्लासेस के अंदर आप कंटिन्यूस रहते हैं और 2 साल कंटिन्यूसली आप पढ़ लेते हैं तो और सब चीजें याद रखते हैं तो आई कैन गारंटी यू more than 90% marks in your biology section, specifically zoology. But, but there is a point that you have to remember the concepts. ठीक है, हो सकता है कि बहुत ही छोटी सी बात हो, मैंने एक ही लाइन में कुछ कभी बताया हो, आप नोट करना भूल गए हो और वो नीट के एग्जाम में आ गया हो, तो फिर वो मेरी गलती नहीं है, फिर वो आपके एंड की गलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं तो आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन आप कितना रिटेन कर पाते हैं, कितना अच्छे से समझ पाते हैं, दैट्स अप टू यू एज स्टूडेंट। किसी को कोई समस्या, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे, हाँ ये थोड़ा टेक्निकल चीजों के अंदर है, कभी कभार ऐसा हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में कि आवाज कट कट के आने लगती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वीडियो ब्लर हो जाता है, जिसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन दिया गया है। ये क्लासेस ऑनलाइन भी रिकॉर्ड होती हैं, जहां पे भी आवाज ब्लर हो गई या जहां पे भी स्क्रीन ब्लर हो गई, वहां पे आप टाइम नोट कीजिए, जब क्लास ऑनलाइन अपलोड हो जाए वहां जाइए, समझिए क्या बताया गया है और फिर उसको वहीं से समझ लीजिए। 30 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए मान लीजिए स्क्रीन ब्लर हो रही है किसी एक की, तो परेशान ना हो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स से अपने फ्रेंड्स को मैसेज करें, क्या सबको स्क्रीन ब्लर हो रही है या सिर्फ मेरे को हो रही है, बाकी पूछ ले। अगर सबको स्क्रीन ब्लर हो रही है, ऐसा कुछ हो जाता है या सबको आवाज करके आ रही है, तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे बोलिए कि सर स्क्रीन ब्लर हो रही है और इसको 30 सेकेंड या 1 मिनट से ज्यादा हो गया, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा अगर कंटिन्यूसली स्क्रीन ब्लर हो जाए और ये सबका इशू हो तो आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। अगर आपका इशू है, हो सकता है आपके इंटरनेट की वजह से हो सकता है आपके वहाँ बारिश हो रही है उस वजह से हो, अगर वो सिर्फ मेरली 1% का इशू है तो फिर आप उसको बाद में जब वीडियो लेक्चर आपका अपलोड हो जाए तब आप उसको देखेंगे। तो मेरे को हर 30 सेकंड के अंदर जरा जरा स्क्रीन ब्लर हुई, जरा सी आवाज क्रैक करी, मेरे को यहाँ से आवाज नहीं चाहिए कि सर स्क्रीन नहीं आ रही, सर आई कैन नॉट सी एनीथिंग, सर माय स्क्रीन इज ब्लर। ठीक है, डोंट बिहेव लाइक किड्स। 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्क्रीन ब्लर रहती है और केस सबके साथ होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, वरना आई डोंट लाइक गेटिंग डिस्टर्ब। चलिए इतनी ही बातें आपके लिए, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से चीजों के बारे में, वरना हम स्टार्ट करेंगे ऑलरेडी 20 मिनट्स। चलिए मैं ये प्रॉब्लम को आपको ओके, तो आपको मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपका वैसे तो आपके जूलॉजी के अंदर तो फटाफट से समझिएगा, जूलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं मैं बता देता हूँ। एक है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम आई सपोज आपको बोर्ड नजर आ रहा हो, क्लियरली नजर आ रहा हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस एक जने का यस काफी मेरे लिए। तो एनिमल किंगडम है, उसके बाद हमारे पास एनिमल से रिगार्डिंग अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जेड के ऊपर एन एस टी आई ओ एन, जब भी लगाओ ना, मान लीजिए एफ के ऊपर एन लग गया है ना, तो दैट इज फंक्शन। तो जेड के ऊपर लग गया दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एक्चुअली एनिमल टिश्यू, एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यू। एंड उसके बाद भी हैव समथिंग नोन एज बायोमोलिक्यूल्स, सेल एंड साइकिल, एक ही सेल एंड साइकिल, एनिमल फिजियोलॉजी,
human health and disease. Evolution, biotech, and animal husbandry. That's all. ये आपके zoology का सिलेबस नीट के लिए, ठीक है। एनिमल किंगडम एक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स एक चैप्टर है, सेल एंड सेल साइकिल 2 चैप्टर हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर काउंट करें तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, muscular and bone, nervous, endocrine, reproduction as a general, reproduction of humans, and reproductive health. तो 4 और 4 8 और 10 तो 10 चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी के, 10 चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी के। इसमें हार्मोन के कंट्रोल का चैप्टर मतलब कि 11th में एक एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन, वो क्लास 12th में। तो यहाँ से रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 चैप्टर यहाँ से उठाए, एक्चुअली 3, जनरल रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म का 3 चैप्टर यहाँ से उठाए, प्लस ह्यूमन हेल्थ जो कि एक चैप्टर है, एवोल्यूशन जो कि एक चैप्टर है, बायोटेक जो कि 2 चैप्टर हैं, बायोटेक एप्लीकेशंस एंड नॉर्मल, एक जनरल इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। तो 2 चैप्टर ये, 3 ये, 4 ये, 3 वहां से पहले 4 3 7 और एक एनिमल हस्बेंड्री 8 चैप्टर्स। तो आपके 8 चैप्टर्स आपके क्लास 12th में, ठीक है, 8 चैप्टर्स। और जैसे यहाँ दिए थे 7 + 2 9 10 11 एंड 12 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पे 11th में। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ 8 है, एक तरफ 12 है, ठीक है। और ये 12 चैप्टर्स एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, तो मतलब आपके 11th का सिलेबस ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा है एक्चुअली, ठीक है। मतलब कि आप समझ लीजिए रेशियो है ऐसा, अगर 10 की रेटिंग में दिया जाए, मैं परसेंटेज में बताऊं तो देयर इज अ परसेंटेज ऑफ आई वुड से 35-65, 35% सिलेबस 12th का है अप्रोक्सीमेटली, और 65% सिलेबस 11th का। 11th का सिलेबस काफी ज्यादा, ठीक है। और इसलिए हम बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करेंगे हम दी एनिमल किंगडम, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर है एनिमल किंगडम से बात करेंगे, मूव करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमॉलिक्यूलर सेल साइकिल। मतलब यहाँ 1 2 3 और 4 ये हमारा फेज 1 है। सेल साइकिल और आधी फिजियोलॉजी फेज 2 है, और बाकी बची फिजियोलॉजी फेज 3 है। तो हम फेज 1 के लिए एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक मैं आपको स्टार्ट करूँ, वी विल स्टार्ट विद द एनिमल किंगडम। ओके, क्योंकि आपकी बॉटनी की क्लास नहीं हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ हायरार्की। हायरार्की ये कहती है कि देयर इज अ किंगडम, देयर इज अ फाइलम, देयर इज अ क्लास, देयर इज एन ऑर्डर, देयर इज अ जीनस, देयर इज अ स्पीसीज। आइए मैं स्पीसीज के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। स्पीसीज के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो लेट्स से जस्ट अज्यूम कीजिएगा कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ग्रुप ऑफ क्या ऑर्गेनिजम्स है, और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जस्ट एक चीज में पढ़ूंगा, हाँ, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स है ए एंड बी, ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं
और जो प्रोजेनी आ रही है वो फर्टाइल आ रही है, तो मैं उसको बोलता हूँ वो दोनों एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ऐसा हम स्पीसीज के बारे में बोलते हैं। अगर हमें क्लासिफाई करना होता है, क्लासिफिकेशन की जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है वो क्या है? स्पीसी है। हम क्या ढूंढते हैं? हम नए स्पीसीज ढूंढते हैं, है ना? अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ सिमिलर स्पीसीज को हम ग्रुप टुगेदर कर देते हैं टू फॉर्म अ जीनस। तो हम सिंपल सिंपल सेम सेम स्पीसीज देते हैं और बना देते हैं एक जीनस बना देते हैं, ठीक है? ओके, ऐसे हम सिमिलर सी जीनस के ऑर्गेनिज्म लेते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बना देते हैं, ठीक है ना? क्लियर पॉइंट? ओके। और अच्छा, आपको पता है ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कि फॉर एग्जांपल अगर मैं होमो सेपियन बोलता हूँ तो सेपियन उसमें स्पीशीज है और जो होमो है वो जीनस है, ठीक है ना? कोई भी पाइसन सेटाइवम बोलता हूँ तो पाइसन इज द जीनस एंड सेटाइवम इज द स्पीशीज। मतलब जो भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पहले वाला वर्ड जो है वो जीनस है और दूसरा नाम क्या है? स्पीशीज है। इसको हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, दो नाम वाला नाम, ठीक है ना? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर नाम दिया है लेकिन दो पार्ट्स में दिया है, ठीक है? ओके, ऐसे ही बहुत सारी जीनस मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? जीनस मिला के क्या बन गई? ऑर्डर बन गया। क्या बन गया? ऑर्डर बन गया। और जब बहुत सारे ऑर्डर मिलाए तो एक क्लास बन गई, और जब बहुत सारी क्लास बनाई मिलाई तो फिर क्या बन गया? एक फाइलम बन गया। और जब बहुत सारे फाइलम मिलाए तो ये क्या बन गया? किंगडम बन गया। तो मतलब किंगडम मीन्स फिलहाल के लिए समझ लीजिए आप कि सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है? और हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि ये सब बोर्ड में पढ़ेंगे आप, और you're going to read about it. But I'm just building up your concepts. Classification, you must know what I'm teaching. According to the 5 kingdom classification, मैं बता रहा हूँ। हमने हमारे पास क्लासिफिकेशन है, we have Monera, Protista, fungi, Lante, Animalia। ये आपके 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ओके, मैं फटाफट से बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मतलब there are those organisms which are prokaryotic. Prokaryotic means the ones which do not have a defined nucleus. There's a term known as pro and eukaryotic. See, carry word goes what? Nucleus. So there are organisms, देखिए सबका न्यूक्लियो सेल ही है ना, सबका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। आप सेल से बने हो, मैं सेल से बना हूँ, बैट सेल से बना है, कैट सेल से बना है, ट्री सेल से बना है, अनियन सेल से बना है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूनिट ऑफ मेटल इज एटम, हालांकि अभी क्वार्ट्ज तक पहुंच गया, लेकिन मान लो द सिंपलेस्ट यूनिट व्हिच defines have a characteristics of element is an atom। वैसे ही ऑर्गेनिज्म ये सेल है, इसमें कोई कोई दो राहे वाली बात नहीं है। शील्ड एंड श्वान एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट, उनकी सेल थ्योरी है दैट एवरीबॉडी and everything in this world is made, every living organism is made up of cell or parts, ऐसा कुछ शील्ड एंड श्वान बोलते हैं। So yes, everything is made up of cells। Okay, so there are any organism has cells। अब उसकी जो सेल है वो कैसा है? विद न्यूक्लियस है, विदाउट न्यूक्लियस है? अगर वो विद न्यूक्लियस है तो हम उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू। If I say, let's say, I'll tell you some of the words. If I say Ceylon, Ceylon, I mean true Ceylon. If I say bacteria, I mean to say true bacteria. If I say anything like where I add this word you, okay, so that simply means true. Okay,
Now, that doesn't mean everywhere, because supposing I say eucalyptus, it doesn't mean true calyptus. That's a name, eucalyptus. So not everywhere, but yes, supposing you're like Europe, it doesn't mean true Europe. It's a continent Europe. So not everywhere, but yes, you generally means true. Fine. Now, what does this pro means? Pro means before, whatever. For example, if I say let's say protozoa means initial zoons, initial animals. You know, pro what? Okay, pro means not that pro, like I'm pro in this, not that pro. Here, pro means before. Like it's a kind of word in biology synonym to pre. हम प्री बोलते हैं, प्री मतलब पहले, वैसे यहाँ पे प्रो आ रहा है, ठीक है ना? तो प्रो वर्ड इज फॉर बिफोर. तो प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस से पहले. न्यूक्लियस से पहले का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इवॉल्व हुआ विद टाइम, मतलब कि जब लाइफ इवॉल्व हुई है, तब लाइफ इवॉल्व हुई है. लाइफ क्या कैसे इवॉल्व हुई है? लाइफ बहुत सिंपल तरीके से इवॉल्व हुई है. कुछ केमिकल्स थे जिसको हम डीएनए आरएनए कहते हैं, ठीक है ना? मान लो डीएनए था, और इस डीएनए का आसपास, भाई डीएनए हो गया, डीएनए है ना? चलो थोड़ा सा समझ, ये हो गया डीएनए है ना? ये डीएनए का, अच्छा डीएनए कैसे बना? केमिकल्स के कॉम्पोजिशन से जुड़ के डीएनए बन गया. ठीक है, इसके फॉर्मेशन पे नहीं जा रहे, ये हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो डीएनए बन गया. डीएनए बनने के बाद इसको एनक्लोज कर लिया एक लिपिड की मेम्ब्रेन. लिपिड जानते हैं आप लोग? लिपिड ऑयल है ना, इसमें चीजें फ्राई करते हैं, वैसा वाली, हाँ वही लिपिड. तो उस लिपिड की मेम्ब्रेन में ये डीएनए कवर हो गया. ठीक है, क्लियर? कोई न्यूक्लियस नजर आ रहा है? आ रहा है कोई न्यूक्लियस? कैन यू सी एनी न्यूक्लियस? नो, देयर इज नो न्यूक्लियस. कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, बस एक मेम्ब्रेन, अंदर डीएनए, डीएनए नहीं, बाकी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें बस सब इसके अंदर ही है. ठीक है ना? कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं. इसी तरीके से सेल इवॉल्व होते हैं. बाद में ये मॉडिफाई हुए, हर एक चीज को कंपार्टमेंटाइजेशन कर दिया गया. कैसे कंपार्टमेंटाइजेशन कर दिया गया? मेम्ब्रेन में ये जो डीएनए है उसको एक 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 डब्बे में डाल दो. उस डब्बे को न्यूक्लियस बोल दिया, राइट? डब्बे को क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया. एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक डब्बा बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, प्लस फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है. क्लोरोफिल लिया, क्या लिया? क्लोरोफिल. एक और डब्बे में डाल दिया, उसको बोल दिया, क्या बोल दिया? क्लोरोप्लास्ट, राइट? मतलब जो भी करना है, लेट्स से कुछ मॉडिफाई करना है, प्रोटीन्स मॉडिफाई करने हैं, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन का भी, एंडोप्लाज्म में, ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? अच्छा, और कुछ करना है ना? जैसे कि वेस्ट को स्टोर करना है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ब्रैकेट बना लिया. ठीक, मतलब हर चीज की कंपार्टमेंटाइजेशन कर दी. पहले ऐसा सामान पड़ा हुआ था, ठीक है ना, जैसे आप अपने कमरे में रखते हो, कुछ भी कहीं पे रखा हुआ है, और ये आपकी मम्मी ने रखा है. हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, ये नहीं कि अपनी जगह है, एनर्जी के लिए अपनी जगह है, फोटोसिंथेसिस करनी है तो अपनी जगह है ना, प्रोटीन मॉडिफाई करने हैं तो अपनी जगह है, मतलब सबकी अपनी अपनी क्या है? जगह है. ये जो सेल है वेल ऑर्गेनाइज्ड विद डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस बाद में आया है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स. और जिसमें ये चीज नहीं थी, जो शुरू में आए थे, ऑफ कोर्स आप मर नहीं जाएंगे तो ऐसे आज भी घूम रहे हैं, हम बैक्टीरिया बुलाते हैं, तो बैक्टीरिया ज्यादा पुराना है, या फोर फादर्स बैक्टीरिया. ओके, तो ये बैक्टीरिया है ना. तो this guy is belongs to something known as Monera. तो मतलब जितने भी मोनेरन्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक विदाउट, सॉरी, बिफोर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का आने से पहले इवॉल्व हो चुका है, तो उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए प्रो वर्ड है यहाँ पे. यहाँ पे हमने फॉल्स भी कर सकते थे. फॉल्स के लिए वर्ड था सूडो, है ना. हमने यूकैरियोट के अपोजिट सूडो कैरियोटिक नहीं बोला, बिकॉज झूठा न्यूक्लियस नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूक्लियस अभी आया ही नहीं था, वो पहले ही इवॉल्व हो गया, इसलिए नाम क्या दिया? प्रोकैरियोटिक. गॉट इट? Okay, so U is not the opposite of pro. U is not the opposite of pro. There are two kinds of cells with defined nucleus, without defined nucleus. तो ये वाले जितने हैं जिनके पास nucleus defined नहीं है, they all go under the box, under the category of known as monerans. That simply means, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि this ये चार, all of them, अगर इनके पास एक सेल है या चार सेल है या हजार सेल है, कितने मर्जी सेल है, सारे सेल्स कैसे होंगे? वेल डिफाइंड होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, यूकैरियोटिक होंगे.
तो आई सपोज आई एम क्लियर, ये सारे क्या है यूकेरियोटिक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है यूनिसेलुलरिटी, एक आती है मल्टीसेलुलरिटी। मैं मल्टीसेलुलर और ईस्ट, ईस्ट नाम है ना आप लोग, ईस्ट जो भटूरे बनाने होते हैं तो थोड़ा ईस्ट डाल देते हैं, भटूरे अच्छे से फूल जाते हैं। आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा से बेटर ईस्ट रहेगा भटूरे बनाने के लिए या कुछ भी एफर्वेसेंस करने के लिए। ऑफ कोर्स द वाइन, sorry not wine but I would say alcohol like ethyl alcohol, like any of them like wine, whiskey, gin, vodka, rum, whatever kind of alcohol, जितने अल्कोहल हैं they are made by fermentation। fermentation में जो इस्तेमाल हो रहा है yeast इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। पता है आपको, आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि yeast होगा, yeast जब anaerobic respiration करता है, कौन सा respiration, anaerobic respiration मतलब where the oxygen is lacking, तो वो yeast जब anaerobic respiration करता है तो प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, प्रोड्यूस करता है C2H5OH, और यही इथेनॉल जो है यही अल्कोहल है ना, इथेनॉल, अल्कोहल, OH, ठीक है ना। तो यही अल्कोहल है जो जनरली ड्रिंक किया जाता है। हालांकि अगर केमिस्ट्री से बात करें तो मिथाइल, ऑफ कोर्स मिथाइल अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल भी अल्कोहल है, लेकिन जो जनरली कंज्यूम किया जाता है जिसको हम लिकर बोलते हैं, और वो जो लिकर है या कंज्यूमिंग अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल है, प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। उसी यीस्ट की बात कर रहा हूँ, दैट यीस्ट इज अ फंजाई, दैट यीस्ट इज अ फंजाई एंड इट इज यूनिसेलुलर, जो कि एक्सेप्शन है इसके अंदर, फंजाई के अंदर, इसके अंदर एक्सेप्शन है फंजाई के अंदर। तो यानी फंजाई जनरली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है। एक्सेप्शन आपको सब जगह मिल जाएंगे, एक्सेप्शन एक आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ कि ये और ये मल्टी सेलुलर रहते हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ इस एक्सेप्शन है, प्लांटे में क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास इज ग्रीन एल्गे और एल्गे प्लांट में आते हैं, बट क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, तो अगेन एक्सेप्शन में आ गए, ठीक है ना। तो एक आध एक्सेप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो उन एक्सेप्शन को छोड़ दे तो ये तीनों मल्टीसेलुलर है और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर, तो जो यूनिसेलुलर सेल्स है वो किस में चले गए, प्रोटिस्टा में। जैसे कोई भी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक वाले कहां चले गए थे, मोनोरेम में, तो बाकी बचे सारे यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक थे वो चले गए प्रोटिस्टा में। फिर बचा फंजाई, प्लांटा और एनिमेलिया। अब इसमें जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन नहीं कर सकते थे, एक जगह खड़े रहते थे, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ थे, कैसे थे, हेट्रोट्रॉफ थे, और जिनके पास सेल वॉल थी, क्या थी, सेल वॉल थी, अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, हेट्रोट्रॉफ थे और सेल वॉल थी, और जनरली एक जगह खड़े रहते थे, प्लांट जैसे दिखते थे, उन्हें बोल दिया फंजाई। क्या बोल दिया, फंजाई। क्यों, क्योंकि जो मल्टीसेलुलर थे और चल नहीं पा रहे थे और अपना खाना खुद बना रहे थे वो प्लांटे हो गए। जो मल्टीसेलुलर थे ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक थे, ऑटोट्रॉफ थे, अपना खाना खुद बना रहे हैं, उन्हें बोलते हैं प्लांटे। और इन्हीं के जैसे दिखने वाले बस हेटेरोट्रॉफ जो है वो कौन हो गए, फंजाई। और इन दोनों से अलग जो चल फिर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और जिनके पास सेल वॉल नहीं था, लैकिंग सेल वॉल थे, लेकिन ऑफ कोर्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक इनके जैसे, उनको बोल दिया एनिमेलिया। मतलब सो फंजाई और प्लांटे में क्या फर्क है, फंजाई प्लांटे में फर्क है कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, प्लांटे क्या है, ऑटोट्रॉफ। बाकी चीजें ठीक है, मल्टीसेलुलर दोनों ही है, और मल्टीसेलुलर दोनों ही है, और दोनों ही चलते फिरते नहीं। अच्छा, फंजाई और एनिमेलिया में क्या फर्क है, फंजाई के पास सेल वॉल है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं, ठीक है। प्लांट और एनिमल में क्या फर्क है, प्लांट एक जगह खड़े रहेंगे, सेल वॉल है और ऑटोट्रॉफ है, एनिमल्स घूमेंगे, सेल वॉल नहीं है, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स है। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो आप इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हुआ है। ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, ये सब बॉटनी में आने, मेरे को पढ़ाना भी नहीं था, तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दी। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में है, इसमें क्यों, मैंने आपको यही पढ़ाना है, जूलॉजी में आप सिर्फ एनिमल्स की बात करेंगे। आइए, तो मैं आपको दो चार पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि कोई भी एनिमल के फीचर्स की कोई पूछे कि आपका अगर एनिमेलिया क्या है, तो आप सिंपली आप उसे बोलेंगे कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कभी भी एनिमल नहीं होगा क्योंकि वो मोनोरा होगा,
यार मल्टी सेलुलर They are multicellular when I say animals kingdom in the context of RH Whittaker classification. ये five kingdom classification RH Whittaker classification RH Whittaker. That's double C. ठीक है ना? RH Whittaker classification. अब RH Whittaker classification के हिसाब से एनिमल किंगडम मल्टीसेल्युलर है, लेकिन RH Whittaker भगवान थोड़ी है ना, इसमें जो बोल दिया हम मान लें। क्लासिफिकेशन है, किसी का कोई तरीका क्लासिफाई करना है, किसी का कोई तरीका क्लासिफाई करना है ना। तो कुछ और भी साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो वो लोग एनिमल किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी डाल देते हैं जो एनिमल लाइक दिखते हैं, जैसे कौन, अमीबा। सिंपल है, अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर है, बस यही उसकी गलती है। बाकी सारे फीचर्स उसके कैसे हैं, जैसे कि वो यूनिसेलुलर है, उसका सेल वॉल नहीं है, वो हेटेरोट्रॉफ है, बस बाकी सारे फीचर्स उसके एनिमल जैसे हैं। बस एक फीचर कौन सा लगेंगे कि वो यूनिसेलुलर है, चलता फिरता भी है ना, वो फीचर उसके एनिमल जैसे ही है। तो एक ही दिक्कत है कि वो यूनिसेलुलर है। तो अगर हम मैं विटाकर की क्लासिफिकेशन की बात करूं, इसकी विटाकर की, तो विटाकर बोलता है कि नहीं, दैट इज अ प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक वो प्रोटिस्टा में, तो अमीबा विटाकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोटिस्टा में। लेकिन अगर विटाकर को भूल जाए, ठीक है ना, जनरलाइज बात करें, थोड़े से लूज हो जाए, थोड़ा सा अपना दिल थोड़ा बड़ा करें, है ना, तो थोड़ा दिल बड़ा करेंगे और अगर अमीबा को हीन भावना से नहीं देखेंगे, तो अमीबा भी हमें एनिमल जैसा ही नजर आएगा कि हमारा ही अंश है, हमारे जैसा ही एनिमल जैसा ही है, बस बेचारा कैसा है, यूनिसेलुलर है। और ऐसा नहीं है, प्रोटोजोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? प्रोटोजोन्स, जोआ मींस एनिमल, प्रोटोजोन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिससे एनिमल्स इवॉल्व हुए। प्रोटोजोन से ही एक्चुअली मेटाजोन्स आए। But protozoa and metazoa, there are two categories of animals. I say एक बात बताऊं हमारे इंटरेस्टिंग, एनिमल्स की दो कैटेगरीज हैं। अभी मैं जनरल बात करूं, देखिए मैं आरएस विटाकर की बात नहीं कर रहा। आरएस विटाकर की बात करेंगे तो प्रोटोजोन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा। मैं जनरल बात कर रहा हूं। इन जनरल एनिमल्स की दो कैटेगरी, कौन सी? एक है प्रोटोजोआ, एक है मेटाजोआ। तो आरएस विटाकर सिर्फ मेटाजोआ को ही एनिमल्स मानता है, क्योंकि मेटाजोआ मल्टीसेलुलर, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर। यही फर्क है बस दोनों में। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर विदाउट सेल वॉल, लोकोमोशन, हेटेरोट्रॉफ्स, without cell wall, locomotion, heterotrophs, but multicellular. That is metazoa. आरएस विटाकर कहता है सिर्फ मेटाजोआ एनिमल्स। बाकी दुनिया जनरलाइज्ड वे में कहती है, जो मैं भी मानता हूं कि प्रोटोजोआ भी एनिमल्स है। ठीक है, तो इन जनरल प्रोटोजोआ भी एनिमल्स में आते हैं। तो इसमें एग्जांपल अमीबा, ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, है ना, जियार्डिया, बहुत सारे आएंगे, है ना, इसमें आपको पता ही है, कली, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और हाइड्रा वाइड्रा सब प्लानिडिया बनाएंगे, सब इसमें। तो एनिमल किंगडम में हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये आप बॉटनी पढ़ेंगे, तो हम एनसीईआरटी फॉलोज आरएच विटाकर क्लासिफिकेशन। तो आपको एनसीईआरटी में ये एनिमल नहीं है, ये एनिमल है। हम मेटाजोआ पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, तो हमारा फोकस किसमें है? मेटाजोआ पे है। तो ध्यान रखिए, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं आरएच विटाकर के हिसाब से, तो हम मेटाजोन्स की बात कर रहे हैं, व्हिच आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ओके, तो इसलिए मैंने आगे क्या लिखा, मल्टीसेलुलर, क्योंकि मैंने ये लिखा है आरएच विटाकर के हिसाब से। अगर आज आरएच विटाकर को हटा दें तो फिर हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो आई सपोज दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मल्टीसेलुलर यहां पे आरएच विटाकर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। ओके, अगला अगला फीचर क्या बताया मैंने आपको कि देयर इज नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, एंड देयर इज व्हाट एल्स, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स and generally with locomotion. ठीक है, क्लियर? छोटी छोटी चीजें। ओके, डिफाइन लोकोमोशन। लोकोमोशन अगर कोई पूछे आपसे क्या है, तो आपको बताता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। ये मेरा हाथ चला, ठीक है, दैट इज मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट। मेरा हाथ चल रहा है ना, ये मूवमेंट है। अब आप मुझे देखिए, मैं यहाँ, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, दैट इज लोकोमोशन। मैंने अगर जगह बदली, इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज करी है,
इट साउंड्स मोर लाइक डिस्प्लेसमेंट. सो आप सिंपली समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है, जहाँ पे कोई इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऑर्गेनिज्म की, उसको आप बोल सकते हैं कि दैट इज लोकोमोशन. एंड लोकोमोशन इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट. जब मैंने लोकोमोशन किया, क्या मैंने मूवमेंट किया? हाँ, मेरे हाथ में मूवमेंट किया, मेरे पैर में मूवमेंट किया, मेरी पूरी बॉडी ने मूवमेंट किया. तो पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है, दैट इज लोकोमोशन. सो ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स. ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट्स. यू कैन नॉट डू लोकोमोशन विदाउट मूविंग, राइट? सो all the locomotions are movements, but all the movements are not locomotions. For example, when water moves up the plant through xylem, जब xylem पानी को रूट से पूरे प्लांट में पहुंचाता है, या फ्लोएम लीव से फूड को पूरे प्लांट में पहुंचाता है, तो वो फूड और वाटर का मूवमेंट है, जिसे फूड एंड वाटर आर मूविंग. डोंट से दैट फूड एंड वाटर, दैट प्लांट इज डूइंग लोकोमोशन. प्लांट इज वाटर में भी डूइंग लोकोमोशन, food may be doing locomotion, but plant is showing movement. Plant is not showing locomotion. Clear? So movement is a property of nearly all organisms. ठीक है? स्थिर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए movement is a property of all organisms, but locomotion generally confined है animals के लिए. अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोटोजोन्स भी करते हैं क्या लोकोमोशन. इसलिए मैं प्रोटोजोन्स के बड़े क्लोज हूँ, मैं उनको मानता हूँ कि वो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी लोकोमोशन शो करते हैं, बाकी नहीं कर रहे ना. तो हालांकि कुछ ऑर्गेनिज्म और भी करेंगे, बट यस, वो एक्सेप्शंस में आ रहे हैं. लेकिन जनरली ये जो लोकोमोशन वाली प्रॉपर्टी है, ये हमेशा आपको एनिमल्स में तो जरूर मिलेगी, बाकी में चाहे मिले चाहे ना मिले. मैंने ऐसे नहीं बोला कि अदर कैन नॉट डू लोकोमोशन. सम ऑफ द फंजाई कैन शो लोकोमोशन, सम ऑफ द प्लांट्स, algae, some of the algae show locomotion, bacteria show locomotion. So I didn't say that only animals का जन्म से अधिकार है लोकोमोशन. मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एनिमल्स जो लोकोमोशन शो करने वाले जनरल ऑर्गेनिज्म से वो आने वाले. आई एम सेइंग यू दैट. रिमेंबर दैट द लोकोमोशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेनी ऑफ द फाइलम्स, many other kingdoms, but it is mainly seen in animal kingdom. तो इसलिए मैंने जो स्टार मार्क किया, इसको मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बोला कि हाँ बहुत ज्यादा जो इनमें, ऐसा नहीं बोला. ये चार प्रॉपर्टीज मिलके एक्चुअली एनिमल बनाता है. आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर ऑन दैट. तो किसी को कोई डाउट है जितना मैंने बताया इन सब चीजों के बारे में, वो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे. एनी डाउट्स? क्या सर लोकोमोशन दोबारा बता दिए सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्या बोल लोकोमोशन? हाँ जी, क्या नहीं समझना लोकोमोशन? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है लोकोमोशन? अभी क्या लग रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये मिटा रहा हूँ बोर्ड. क्या कर रहा हूँ अभी? जैसे अभी करंट सिनेरियो में लोकोमोशन कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ. सर मूवमेंट कर रहे हो. क्या कर रहा हूँ? बड़ा मिडी सब मूवमेंट कर रहा हूँ. मैं कहा हिला हूँ? मैं तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ. दिस मूवमेंट. और अगर मैं अब ये लोकोमोशन, तो अगर सर लोकोमोशन पोजीशन चेंज करें, चलना फिरना इज लोकोमोशन. और खड़े खड़े हिलना, दैट इज मूवमेंट. ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? कौन पूछ रहा डाउट? किसी ने डाउट पूछा था ना, क्या नाम है? सर प्रखर चौहान. हाँ, प्रखर चौहान. अच्छा. तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप मुझे डाउट पूछें तो अपना नाम जरूर बता दें, कि मैं आप में से किसी का नाम नहीं जानता. ओके सर. ठीक है? तो जब भी आप मुझसे डाउट पूछे तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए. सर मैं XYZ, ये मेरा नाम है, जो भी है, और मेरा ये डाउट है, ताकि मुझे धीरे धीरे आपका नाम याद हो जाए. तो आई कैन रीड इट फ्रॉम लाइक इट्स प्रखर चौहान. यस सर. प्रखर जी, कोई डाउट नहीं है? क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके. एनीबॉडी एल्स?
चलिए एनिमल किंगडम की बात करते हैं। तो एनिमल किंगडम में कुछ चीजें बताई सर जा जो रही। एमी हाँ बोल बोलो, सुन रहा हूँ मैं, कान से सुनता हूँ। सर जो एमीबा होता है सर वो भी लोकोमोशन करता है। यस। सर बट नाम नहीं बताया तुमने मुझे पहले अपना। सर रौनक। रौनक। रौनक, ये नाम बताया तुमने? यस सर। ओके, ठीक है रौनक। एनिमल भी लोकोमोशन करता है। चलिए बात करते हैं आगे। एनिमल किंगडम में कुछ ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ने। मैं सारे ऑर्गेनिजम्स के ना बड़े सिंपल सिंपल से डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट वेरी सिंपल डायग्राम फॉर दी सम ऑफ द एनिमल्स, जस्ट पे अटेंशन। और मेरे डायग्राम से आप पहचान के बताना कि मैंने कौन सा वाला बना ऑर्गेनिज्म बनाया है। ठीक है, सब नहीं बोलेंगे, ठीक है? जिससे पूछूंगा धीरे धीरे वही बोलेगा।
एक्सक्यूज मी सर। Just a second. सर जो ये स्टार फिश होती है सर, ये भी लोकोमोशन कर पाती है? क्योंकि सर ये तो वाटर में रहती है। एक मिनट जवाब जरा तुमको मेरी बात को। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रुप है ना, आपकी कुछ सवाल पूछ रहा हूँ मुझसे। कोई क्या पूछ रहा था? कोई आस्किंग सर व्हाट? मैं सर सर रौनक सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर जो स्टार फिश होती है सर, वो भी लोकोमोशन करती है सर? क्योंकि वो तो वाटर में ही स्विम कर पाती है। तुमको स्विमिंग आती है? हाँ। सर सर आवाज। तुमको स्विमिंग आती है भाई? सर यस। स्विमिंग आती है ना? यस तुम सर। जब तैरती हो तो लोकोमोशन शो करती हो ना पानी में? सर यस सर, मैं लोकोमोशन शो करता हूँ। करते हो ना? यस सर। ओके। रोना, तुम्हारी आवाज से मुझे क्लियर नहीं हो रहा। आई एम रियली सॉरी टू आस्क यू दैट, बट मुझे आवाज से क्लियर नहीं हो रहा। यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय? सर बॉय। अच्छा, क्या है? हमारी आवाज थोड़ी बच्चों जैसी है। तो रौनक, पानी में जब तुम जाओगे तो स्विमिंग करोगे तो लोकोमोशन शो करोगे ना, तो पानी से क्या लेना देना लोकोमोशन का? यस सर। पानी का लोकोमोशन को लेना देना है ही ना। फिश भी तो स्विम करती है, शार्क भी आएगी तुम खाने के लिए तो वो तो तैरती ही आएगी। है। तो पानी में रहने का और लोकोमोशन शो करने का कोई इसका नहीं है। अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, चाहे आप पानी में चाहे आप हवा में, बर्ड्स हवा में, तो लोकोमोशन का आपके हैबिटेट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैंने ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग बड़ी फटाफट से बनाई, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा एक बार को छोड़ के कि क्या ऑर्गेनिज्म है। तो वन बाय वन ये क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस ग्रुप? मैं ग्रुप का नाम पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म नहीं। ये क्या है ये? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज दिस? ये पहले वाला जो है, एक बुक्स में देखा हो, पढ़ा हो, समझा हो, देखा हो, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? So maybe sponges. हर्षिता, एकदम नाम तुम्हारा हर्षिता। Yes, sir. स्पॉन्जिस का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर स्पॉन्जिस? पॉलीफर। ठीक है, तो सही पहचाना आपने हर्षिता। दिस इज पॉलीफर, स्पॉन्जिस। और इनका साइंटिफिक नेम है द पॉलीफेरा। ठीक है, पॉलीफेरा में स्पंजेस आते हैं। स्पंजेस मतलब स्पंज लाइक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। ये ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है? मतलब आप चाहे ऑर्गेनिज्म का नाम बता दो, चाहे ग्रुप का नाम बता दो, चलेगा। व्हाट इज द सेकंड वन? ऐसा सर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। देखा? हाइड्रा। यस, दिस इज हाइड्रा। क्लास 10 में आपने रीजनरेशन पढ़ा है? नहीं, बडिंग पढ़ा, बडिंग। आपने 10th में बडिंग पढ़ा है, रिप्रोडक्शन का टाइप। उस बडिंग में आपको हाइड्रा का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में शायद। दिस इज हाइड्रा। और हाइड्रा बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रिड। उसमें हाइड्रा, सी एनीमोन, जेलीफिश, ये सब आएंगे, दैट्स सिलेंड्रिड। ये ऑर्गेनिज्म, चलिए इसमें आपको परेशान नहीं करते। ये ऑर्गेनिज्म टीनोफोरा, ग्रुप टीनोफोरा। ये थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में।
ये सेम डेटा का ही भाई है, पहले ये साथ में हुआ करते थे, बाद में पता चला कि टीनोफोरा थोड़ा सा अलग है, तो टीनोफोरा को थोड़ा साइड में कर दिया। तो एक जैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो दो ग्रुप बनाए। ये ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है, ये तो आप पहचान नहीं सकते हो क्या दिख रहा है, देखा कभी स्नेक। ऐसा ऑर्गेनिज्म? स्नेक। स्नेक है। स्नेक में ऐसे लाइंस लाइंस होती है ऐसे ऐसे। So worms. Tapeworm. ये tapeworm है, this is the tapeworm. This is the tapeworm comes under the platyhelminthes. Platy मतलब flat, helminth मतलब worm. तो platyhelminthes flat worms. तो flat worms में tapeworm आता है, और इसका एक भाई है liver fluke, वो आता है। ये सब ऑर्गेनिज्म platyhelminthes का tapeworm, ठीक है? ये क्या है? What is this? ये दोनों ऑर्गेनिजम्स, एक मेल एक फीमेल। Sir, roundworms. राउंड वॉर्म्स, ये आपके लिए एक्चुअली एस्कैरिस बनाया है, ये राउंड वॉर्म्स है, साइंटिफिक नेम है एस्केहेलमिंथस, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये वाला नहीं, ऊपर वाला, ये ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है? ये बीच में डार्क डार्क स्ट्रक्चर और सेगमेंटेशन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? Sir, is it planaria? नहीं, प्लानेरिया नहीं है, प्लानेरिया का अंदर तो काटे हैं, मतलब स्लैट होता है प्लानेरिया। Sir, leech. हाँ, लीच जैसा आप कह सकते हो, आप इसे लीच कह सकते हो, मगर ये मैंने अपनी तरफ से अर्थफॉर्म बनाया, ठीक है? तो अपनी तरफ से मैंने अर्थफॉर्म बनाया और राउंड कम बनाया, तो दिस एक्चुअली अर्थफॉर्म। लीच भी चलेगा क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप इज एनालिड्स। ओके, व्हाट इज दिस? ये तो पहचान लो कम से कम। So बटरफ्लाई। arthropoda. हाँ, बटरफ्लाई मान लो, कोई मक्खी मान लो, जो भी आप चाहो, दो विंग्स हैं, एंटीना है, दो विंग्स हैं, तो ये जो है ये साफ दिखा रहा है कि ये एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स, पोडा मतलब अपेंडिजेस, फिर आगे बढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। ओके, ये तो आप जानते होंगे, ये तो पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा। What is this? Snail. सर मोलिस्का। स्नेल्स, ऑक्टोपस, और ये सब चीजें हमारे ग्रुप के अंदर आती है, मोलस्का के अंदर। तो ये ग्रुप है मोलस्का, और सही पहचाना आपने, मैंने बनाई है, स्नेल बनाई। और ये तो पहले किसी ने पहचान लिया कि ये स्टारफिश है, इसको बताने की जरूरत है। ग्रुप है, ग्रुप का नाम है Echinodermata. एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, ठीक है? अच्छा, ये सारे हो गए। ये जो ऑर्गेनिज्म छोटा सा ऊपर बनाया, व्हाट इज दिस? इसको आप नहीं जानते, ये टंग वर्म है। इसका ये वाला हिस्सा टंग जैसा दिखता है, जीभ, जुबान जैसा नजर आता है, तो इसे हम टंग वर्म बुलाते हैं। दिस इज बनानोग्लॉसस, द टंग वर्म। ग्रुप है इसका हेमाइकॉर्डिका। एंड फाइनली यहाँ पे ये फिश है, ठीक है? और ये थोड़ा सा खराब बना, ये फ्रॉग है। यहाँ मैंने क्रोकोडाइल बनाने की कोशिश करी, क्रोकोडाइल, और यहाँ पे डक बनाने की कोशिश करी, अच्छी नहीं बनी डक, ठीक है? और ये कोई भी एनिमल है जो आपको पसंद है, एक पूंछ वाला और चार टांगे, दो इस तरफ है, दो इस तरफ है, जो नजर नहीं आ रही। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कैन बी कैट, डॉग, काउ, बफेलो, व्हाटएवर यू वांट, हो सकता है। दिस इज एक्चुअली अ मैमल। तो ये मैमल है, ये एम्फीबिया है, फ्रॉग की कैटेगरी। ये फिश है, द पाइसेस। ये रेप्टाइल्स है, और ये बर्ड्स हैं, द एव्स। मतलब इन ग्रुप को अगर टुगेदर बोलूं तो ये आपके कॉर्डेट्स हैं, तो कॉर्डेटा, ठीक है? क्लियर है? तो ये काउंट कीजिएगा, लगेगा कि ग्रुप है 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. So there are like 11 groups. पता है ग्रुप्स क्या है? These groups are phylums. These groups are phylums which fall under the same category known as animal kingdom. तो ये 11 phylums हैं animal kingdom के,
एंड अगेन ये फाइलम्स एनसीईआरटी के हिसाब से बनाए गए हैं और एनसीईआरटी को 20 साल हो गए हैं, तो मतलब 15 से 20 मतलब एनिमल किंगडम जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको 20 साल हो गए। हालांकि नया एडिशन 8 साल पहले आया है, लेकिन जो भी है कॉन्सेप्ट ये है कि एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो ये 20 साल से भी पुराना क्लासिफिकेशन है। अभी काफी चेंजेस आ गए हैं, रुक जाओ, अभी काफी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, लेकिन उन चेंजेस में फाइलम्स काफी बदल गए हैं, लेकिन हमको उन चेंजेस के बारे में परेशान नहीं होना, हमें तो बस जो एनसीईआरटी में दिया है उसके हिसाब से चलना है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 11 फाइलम्स है कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द एनिमल किंगडम। हम एक एक फाइलम डिटेल में करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं डिटेल में कोई भी फाइलम कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ जनरल फीचर्स बताऊंगा जिनसे आपको इन फाइलम को समझने में, और जब जनरल फीचर्स बताऊंगा तो उन जनरल फीचर्स के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि सेगमेंटेशन, या बोला कोई फाइलम फीचर बोल दिया बायलैटरल सिमेट्री, तो मैंने बोला बायलैटरल सिमेट्री, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें एक्स वाई जेड एग्जांपल्स है बायलैटरल सिमेट्री के। तो फिर आपको पता, मान लो कि मैं बोलूं कि बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है प्लैटिहेलमिंथस, और आपको पता ही नहीं है प्लैटिहेलमिंथस में कौन आ रहा है ना, तो फिर मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये 11 फाइलम्स दिखा दिए हैं, बता दिए कि जब भी मैं प्लैटिहेलमिंथस बात कर रहा हूँ तो मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, या मैं आप कह सकते हो टेप फॉर्म की बात कर रहा हूँ। जब मैं मोलस्का की बात कर रहा हूँ तो मैं स्नेल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपको मैं एक फाइलम का नाम दूं, आपके दिमाग में सीधा उसके ऑर्गेनिज्म आ जाने चाहिए, और ये कैसे आएंगे। अभी ये डायग्राम देख के तो आएंगे नहीं, आप एनसीईआरटी खोलेंगे, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम खोलेंगे, उसमें आप पन्ने पलटेंगे, 2-4 बार पलटेंगे, हर फाइलम को उसके एनिमल्स के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर आप अगली क्लास में आएंगे तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास लेवल की जो एनसीईआरटी है उसको आप डिटेल से पढ़े, और इन एनिमल्स की शक्ल एक बार देख लें, एक फाइलम में कौन से एनिमल्स एनसीईआरटी ने एग्जांपल में दिए। ठीक, अभी कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। किसी को कोई डाउट है इन फाइलम्स के अंदर, ये जो एनिमल किंगडम के मैंने बता दिया आपको? एनी डाउट्स? ओके, अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज और, मिटा के इनको मैं फिर से लिख रहा हूँ साइड में, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, आपको डायग्राम मैंने बता दी, आइडिया आपको लग गया कौन सा वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको सिंपली इनके नाम साइड में लिखता हूँ फॉर फर्दर रेफरेंसेस, मतलब उसको मैं रेफरेंस पे इस्तेमाल करूँगा जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान समझेगा, उनके नाम लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पॉरीफेरा, तो बोथ वे समझने पे पॉरीफेरा। आप हेल्प कर सकते हैं मुझे लिखने में। पॉरीफेरा के बाद आई विल राइट सिलेंड्रेट, देन टेनोफोरा, करेक्ट, देन Platyhelminths. Platyhelminths. What is your name, girl? क्या नाम है तुम्हारा? जिसने प्लैटिहेलमिंथस बोला और इससे पहले सिलेंड्रेट बोला? हर्षिता। ओके, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेट, स्टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, देन एस्केलमिंथस, Annelids. एनालिड्स, एनालिड्स के बाद ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा Sir, mollusca. वेरी गुड। एनालिड्स के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा,
सर हेमिकॉर्डेटा। हेमाइकॉर्डेटा, बहुत ही बढ़िया। ये कौन है हेमाइकॉर्डेटा वाला, क्या नाम है? सर अमित। अमित। हेमाइकॉर्डेटा के बाद Chordata. कॉर्डेटा। स्मार्ट, गुड। सो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, I wanted to ask you something to you guys. Do you know I have chosen this order of like Porifera, Cylindrites, Stenophora, Thalium. I could have written like Annelids, Porifera, Echinodonta, Annelida. I could have scrambled them up or jumbled them up. Why did I write it so orderly, in order, in the same specific order? सर डिफरेंशिएशन की वजह से, मतलब Yes. और डिफरेंशिएशन की वजह से, मतलब और Differentiation आगे, की वजह से मतलब मतलब elaborate. सर आगे हम मतलब जैसे किसी में कुछ है फिर उसके आगे हमें और उसमें और कुछ चीज़ें ऐड हुई, आगे आगे एडवांस होते जा रहा है और भी चीज़ें ऐड होती जा रही है। ठीक है. Okay, Anurag. Anybody else? So I think maybe due to the placement of the parts. Or placement of कैसे the. एडवांसमेंट्स सर, मतलब कि कैसे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, अच्छा, कैसे अनुराग क्या डेवलपमेंट। अच्छा, अनुराग क्या कह रहा था? सर यही अनुराग की बात सुनी थी हर्षिता? हर्षिता, am I audible? हर्षिता, यस सर, यस सर। अनुराग क्या कह रहा था? सर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनकी बॉडी ये के बेबी स्ट्रक्चर पे। ओके, ये अनुराग कह रहा था। ओके, और आप क्या कह रहे हो? सर बॉडी मतलब जो पार्ट्स हैं उनके जिस तरह से वो डेवलप हो रखे हैं और उनके जो फीचर्स हैं या बॉडी की जो शेप साइज एक्सेट्रा, maybe according to them। ओके, तो आप क्या समझ रहे हो? अनुराग सही कह रहा है या आप सही कह रहे हो क्या, या दोनों? क्या फर्क है आपके अनुराग की बात में? अनुराग की बात सुनी थी? यस सर। हाँ, तो क्या फर्क है आपके अनुराग की बात में? आई क्लियरली डोंट नो, बट जो आई थिंक मुझे थोड़ा सा हाँ? समझ में आया, मैंने सर क्लियरली तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया तो वो मैंने बस बोला। हाँ, नो, आई एम नॉट लाइक कंप्लेनिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हैं, जो अनुराग बोल रहे हैं, वो दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं, और आपने उसी की बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताया है, और दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, व्हाट आर बोथ ऑफ द यू आर सेइंग इज करेक्ट। अब किसी और का कोई और व्यू नहीं, करेक्ट इन सेंस कि हाँ, साउंड्स लॉजिकल। करेक्ट तो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करेक्ट है। तो एनीबडी एल्स विद सम अदर लॉजिक या अदर रीजंस फॉर इट? और ये मेरा आप लोगों से एक बेसिक सजेशन है, मानेंगे तो सही रहेगा। बी अटेंटिव इन द क्लास। अगर आपके फ्रेंड्स भी कुछ बोल रहे हैं, नहीं कि ये तो हर्षिता बोल रही है, मुझे क्या लेना देना है, ठीक है ना, जब मेरी बारी आएगी तब मैं सुनूंगा या सुनूंगी, जब यहाँ सर कुछ बोलेंगे या बताएंगे तो मैं सुनूंगा, बाकी लोग क्या बोल रहे हो उससे मुझे क्या क्या लेना देना है। तो या हो सकता है कि वो गलत बोल रहे हो, कोई हो सकता है, अभी तो नहीं, आपके 2-4 टेस्ट हों, आपने देखा कि जो स्टूडेंट है ये तो हमेशा 25% नंबर लेके आता है, 10% नंबर लेके आता है। तो मान लो वो स्टूडेंट अपनी कोई बात बोल रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसके नंबर ही कम आते हैं, तो इसकी बात बात क्या सुननी, क्या ही कह रहा होगा, स्टूपिड सी बात ही बोल रहा होगा, क्या ही सुननी है इसकी बात, तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कई बार बता दूं कि यू कैन नेवर कैलकुलेट इंटेलेक्ट और थॉट्स or concept of a person just by looking at marks sometimes. Sometimes students who score only 10% or 15% in the exams, sometimes they ask,
very good doubts. And sometimes they show a great command on the concept of a subject. So it's a suggestion to you that whenever anybody, कोई भी आपके क्लास में स्टूडेंट कुछ भी पूछ रहा है या कुछ भी बता रहा है, तो आप उसकी बात पे अच्छे से ध्यान दें कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसका मैं क्या रिप्लाई दे रहा हूँ. तो एक्चुअली हर बार आप अपने डाउट से नहीं सीख सकते. तो स्टार्ट मेक इट अ हैबिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाउट्स ऑफ द अदर्स. ठीक है. तो और कोई पर्सन जिसका कोई ऐसा ही किसी क्वेश्चन के ऊपर कोई पॉइंट हो कि नहीं ये दोनों कुछ और भी है जो ऐड होना चाहिए इसमें, या हर्षिता और अनुराग की बात से सहमत ना हो, कुछ और बताना चाह रहा हो, अपना भी कुछ ऐड करना चाह रहा हो, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. हर्षिता अनुराग कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिफरेंशिएशन होता गया, एडवांसमेंट होती गई, तो जिस तरीके से एडवांसमेंट होती गई वैसे इनके नाम लिखे गए. ठीक है. तो एडवांसमेंट के हिसाब से लिखे गए. ठीक है. तो ये लोग ये कह रहे हैं. तो और किसी का कोई और हिसाब किताब, जैसे एनसीईआरटी भी दिए हैं इसलिए आपने ऐसे लिखे, कोई ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ. हाँ जी सर, आई एम चहल. मुझे ये बताना था कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब लेवल्स के बेसिस पे भी हो सकती है, जैसे उसमें सेल्स के अकॉर्डिंग, टिश्यूज के अकॉर्डिंग और ऑर्गन्स, फीचर्स. हाँ. तो चहल बात घुमा फिरा के वही होगी ना कि डिफरेंशिएशन के हिसाब से डिफरेंशिएशन बढ़ता गया तो यही ऑर्डर है. मतलब हमने असेंडिंग ऑर्डर तो डिफरेंशिएशन में लिखा है. क्या है. चलिए बात करते हैं. तो आपने सब लोगों ने ये बात एकदम सही बोली है कि हमने ये डिफरेंशिएशन के हिसाब से लिखा है. ठीक है. कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है उसके हिसाब से लिखा है. ये बात एकदम सही कह रहे हो. कोई भी इसे देख के साफ बता देगा कि जो लास्ट बाद में आते जा रहे हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं. जनरली ऐसा ही. ठीक है ना. हालांकि स्टारफिश आर्थ्रोपोडा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये बात सही है कि ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड वन बाय वन. एक्चुअली द करेक्ट टर्म इज, आपने बात एकदम सही बोली, एकदम सही बात बोली आपने. यू हैव टॉक द सेम थिंग, करेक्ट थिंग. मैं आप दोनों को गलत नहीं कह रहा. मैं आपको एग्जैक्ट बायोलॉजिकल टर्म्स बताता हूँ. देयर इज समथिंग नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. दैट्स द करेक्ट टर्म. और देखिए, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और अब आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हमेशा हर क्लास में बात बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टूडेंट होगा ना बाहर खड़ा हुआ या कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, वो इस तरीके से आंसर देगा कि ये ऐसे इसलिए दिया गया क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, या वो ऐसे बोलेगा कि ये ऐसे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेट हुए हैं, या वो बोलेगा ऐसे इसलिए नाम लिखा हुआ है क्योंकि एवोल्यूशन ऐसे हुआ. ये दिखा रहा है कि क्वालिफायर पहले इवॉल्व हुए और फिर कॉन्सेक्यूटिवली एस्केलेटल्स, एनालिटिक, आर्थ्रोपोडा ऐसे इवॉल्व हुए. सो यू कैन ऑलवेज से दैट कि ये एवोल्यूशन इस ऑर्डर में हुआ है इसलिए ऐसे हुआ है. तो स्मार्ट स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर एवोल्यूशन इस ऑर्डर में हुआ है इसलिए ऐसे बोला हुआ है. और जो मेरा स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्मार्टली बात करेंगे. आप 2 लाइनों में खत्म कर देंगे. आप बोलेंगे सर दिस इज अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. इसका मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब इट्स अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, जहां पे हम क्लासिफाई करते हैं एवोल्यूशन के बेसिस में. तो रादर देन सेइंग ये इवोल्यूशन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, फ्लैट ठिकाना 10 लाइन बोलने के बजाय कैन से इन 2 लाइंस दैट दिस इज अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, दैट इज इवोल्यूशन के बेस पे क्लासिफिकेशन. पहले हम क्लासिफिकेशन करते थे, हम पता क्या करते थे, हम देखते थे कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म की शक्ल ऐसी है, इसकी ये 2 आंखें, ये इसकी बॉडी ऐसी है, ओके ये एक ग्रुप हो गया. तो ये ऐसे 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 इसका एक ग्रुप हो गया. पहले हम ऐसे क्लासिफाई करते थे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी. ठीक है ना. बाद में हमें एहसास हुआ कि मॉर्फोलॉजिस्ट कैन बी डिसेप्टिव, कि मॉर्फोलॉजी देख के कभी कभी हम गलत जज कर सकते हैं, है ना. होता है ना, इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. ठीक है ना. डोंट जज अ सॉक्स बाय इट्स कलर. हम जो भी है बुक के लिए जनरली बोला जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो वैसे ही है, डोंट जज एन एनिमल बाय इट्स मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजीज कैन बी डिसेप्टिव. तो हम क्या देखते हैं, हम उसका इवोल्यूशनरी पैटर्न देखते हैं कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए वो सारे एक ग्रुप में, और जो अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हुए वो दूसरे ग्रुप में. तो इवोल्यूशन को ट्रेस बैक करते हुए हम
एक ही एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर वालों को एक ग्रुप में डाल देते हैं, और इस तरीके की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं दी दी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है पॉइंट? तो ये फाइलोजेनेटिक ऑर्डर में लिखा गया है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। खैर, क्या जनरल फीचर्स है, क्या है इन फाइलम के बारे में, वी विल डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Anybody having any specific doubt? और आज की क्लास को आप क्लास में काउंट मत कीजिए, आप ये समझ लीजिए कि दैट वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, टू द टॉपिक, टू ज़ूलॉजी। आपकी क्लासेस नेक्स्ट क्लास से एक्चुअल में आपका टॉपिक्स और सिलेबस चीजें शुरू होंगी, तो आपका काम है गेटिंग प्रिपेयर्ड। आप 11th क्लास की अपनी NCERT पे फोकस रखेंगे, आप उसको पढ़कर आएंगे। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस के टाइम पे डेली कहीं आना जाना पड़ रहा हो, ठीक है ना, घर से बाहर रह रहे हो, बहुत बिजनेस चल रहा हो, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे कि कोई न्यूक्लियर डील साइन करनी हो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट काम आपके पास हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो बिल्कुल भी पढ़ने का। तो इनकेस अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं होता पढ़ने का अपने इंपॉर्टेंट काम से, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, आप सिर्फ पेजेस पलट लीजिएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स नाउ डेज आर वेरी वेरी बिजी, तो इसलिए अगर आपके पास टाइम ना हो तो एटलीस्ट पन्ने पलट के आ जाइएगा कि कौन से वाले पेज पे कौन से एनिमल के साथ, कौन से ग्रुप के साथ कौन से डायग्राम्स दिए, ठीक है। तो एटलीस्ट डू दैट। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो एकेडमिक डिपार्टमेंट है, उनको फ़ोन कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा ये मेडिकल वेडिकल, हमारा नाम काट दीजिए, हमारी फीस वापस कर दीजिए, हम नहीं करेंगे MBBS, हमसे नहीं होगा मेडिकल, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 2 ऑप्शन दिए मैंने आपको। आप बहुत बिजी हैं तो आप सिर्फ पन्ने पलट लीजिएगा एनिमल किंगडम के, और अगर थोड़े से कम बिजी हैं, थोड़ा टाइम निकल जाए तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और इन दोनों में से एक भी काम ना कर पाए तो मेडिकल को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। That's all from me, and that's all by the today's class. We'll be seeing you in the next class. Thank you very much.